क्या हमारे देश में ऑटोमोबाइल सेक्टर इस वक्त मंदी से जूझ रहा है? क्या हमारे देश में लोगों ने गाड़ियां खरीदना बंद कर दी हैं? ऑटोमोबाइल सेक्टर में इस वक्त 1 मिलियन जॉब्स पर खतरा मंडरा रहा है। ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियां लगातार शेयर बाजार में गिरती चली जा रही हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं ऐश्वर्य। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आखिर क्या हो गया है ऑटोमोबाइल सेक्टर में जिसकी वजह से इतने प्रश्न खड़े हो रहे हैं? कुछ ही दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि 1 अप्रैल 2020 के बाद भारत में कोई भी BS4 की गाड़ी ना तो बेची जा सकेगी, ना तो बनाई जाएगी और ना तो उसका रजिस्ट्रेशन होगा। तो आखिर ये BS4 है क्या? BS4 भारत स्टेज एक एमिशन नॉर्म्स हैं। ये एक ऐसा एमिशन नॉर्म्स है, एक ऐसी संस्था है जो भारतीय प्रदूषण इंडियन पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जिसको कंट्रोल करता है, जिसके स्टैंडर्ड्स बनाता है, जो ये डिसाइड करता है समय समय पर कि भारत की जो गाड़ियां हैं वो किस क्वांटिटी में फ्यूल से पॉल्यूशन एमिट कर सकती हैं, जिसके स्टैंडर्ड को हम कहते हैं BS स्टैंडर्ड। तो आखिर इससे फायदा क्या होगा? अगर BS4 गाड़ियां भारत में बंद की जा रही हैं तो उसका कोई ना कोई कारण तो होगा। तो उसका पहला कारण यह है कि BS4 गाड़ियां और BS6 गाड़ियों में की जो तुलना की जाएगी वो ये है कि BS4 से जो सल्फर निकलता है, जिसको हम सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं, वो 50 पार्ट्स पर मिलियन तक निकलता है। लेकिन अगर आप BS6 गाड़ी की बोलेंगे तो वो 10 पार्ट्स पर मिलियन है। साथियों, ये बहुत बड़ा रिडक्शन है सल्फर डाइऑक्साइड में अगर वो हमारे एटमॉस्फेयर में जाके घुल मिल रहा है। इससे बहुत सारे एनवायरमेंटल हैजार्ड्स हैं, जिस तरीके से एसिड रेन है, जिस तरीके से ड्रॉट आ रहा है, जिस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, इसको कंट्रोल करने में हमें बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। और आखिर ये करने की जरूरत क्या पड़ी? क्यों कोर्ट ने ये आदेश दिया? इसका सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट बनाई है जिसमें 15 जो मोस्ट पॉल्यूटेड शहर हैं वर्ल्ड के, उसमें से 14 भारत में हैं। इन परिस्थितियों के कारण हमारी गवर्नमेंट ने और हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने यह तय किया है कि इंडिया में BS4 गाड़ियां 1 अप्रैल के बाद ना तो बेची जाएंगी, ना तो उनका रजिस्ट्रेशन होगा। तो मतलब हम BS4 से BS6 में स्विच कर जाएंगे। BS5 का नंबर ही नहीं आएगा, एक लीप फ्रॉग जंप होगा। लेकिन अगर आप टेक्नोलॉजी शिफ्ट करते हैं तो उसका इंपैक्ट भी पड़ता है। इसका बहुत बड़ा असर इस वक्त ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे पड़ रहा है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अगर BS6 इंजन पे काम कर रही है तो एक नई टेक्नोलॉजी है, नई टेक्नोलॉजी है तो नया इन्वेस्टमेंट आएगा, नया इन्वेस्टमेंट आएगा तो नया ह्यूमन रिसोर्स, नई मैन पावर आएगी, और नया इन्वेस्टमेंट, नई मैन पावर, तो उससे प्राइस ऊपर जाएगा। और आखिर ये जो प्राइस होगा ये अल्टीमेटली कंपनीज को, मैन्युफैक्चरर्स को पास ऑन करना पड़ेगा कंज्यूमर्स को, जो गाड़ी खरीदने वाले हैं। और इसका बहुत बड़ा असर भारत के उन उपभोक्ताओं पे पड़ रहा है जो एंट्री लेवल कार्स खरीदते हैं, क्योंकि एंट्री लेवल कार्स पे इसका सबसे ज्यादा असर है। दूसरा जो सबसे बड़ा इंपैक्ट है ऑटोमोबाइल सेक्टर में वो ये है कि इंश्योरेंस। गवर्नमेंट ने गाइडलाइन निकाली है कि अगर आप आज की तारीख में नई गाड़ी खरीद रहे हैं तो उसमें मिनिमम आपको 3 साल का इंश्योरेंस लेना जरूरी है। तो अगर आप 3 साल का इंश्योरेंस गाड़ी खरीदते वक्त ले रहे हैं तो उसकी वजह से आपकी कार की अपफ्रंट कॉस्ट, खरीदते वक्त जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है, राइट? तो हमें ये पता है कि हमारा जो कंज्यूमर है, जो इंडियन माइंडसेट है, जो इंडियन कंज्यूमर है, वो प्राइस सेंसिटिव है। जैसे ही किसी भी परचेस का या किसी भी वाहन का प्राइस बढ़ता है तो कस्टमर डबल थॉट में आता है, ये सोचता है कि हम ये डिसीजन लें कि ना लें। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसकी वजह से कंज्यूमर, कस्टमर्स के मन में संशय है, वो ये है कि अगर मान लीजिए मैंने BS4 गाड़ी खरीद ली तो इंडिया का कस्टमर क्या सोचता है कि अगर मैंने ये सामान खरीदा
और मैंने यूज करने के बाद अगर इसको बेचा तो मुझे क्या रेट मिलेगा, रीसेल वैल्यू क्या होगी। और जब कस्टमर ये सोच रहा है कि अगर हमने BS4 गाड़ी खरीदी और BS4 की टेक्नोलॉजी ही इंडिया से बाहर हो जाएगी, उस टेक्नोलॉजी की गाड़ियां बनेंगी ही नहीं, तो उसका रीसेल वैल्यू हमें बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो वो इस भ्रम में है कि हम BS4 गाड़ी खरीदें या BS6 गाड़ी खरीदें। इसके इतर जो और एक बहुत बड़ा फैक्टर है फाइनेंस का। इंडिया में बैंकिंग क्राइसिस है। आपको यह पता होगा कि PSU बैंक्स एक NPA क्राइसिस साइकिल से जूझ रहे हैं। उसके साथ ही जो NBFC क्राइसिस है, DHFL की या ILFS की, माफ कीजिएगा, ILFS की, उसकी वजह से ऑटोमोबाइल सेक्टर का जो फाइनेंस है उसमें कैश क्रंच आता दिख रहा है, क्योंकि जो NBFCs हैं वो एग्रेसिव पुश करती है बिजनेस में ग्रोथ बढ़ाने के लिए। इसका भी बहुत बड़ा असर है, क्योंकि अगर आप डेटा देखेंगे तो वो ये कहता है कि 80% जो भारत में गाड़ियां बिक रही हैं वो फाइनेंस के थ्रू बिकती हैं। तो जब फाइनेंस ही नहीं होगा, कस्टमर के पास पैसा ही नहीं होगा, तो वो गाड़ियां कैसे खरीदेगा। ये भी एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है मंदी का, और लोग गाड़ियां नहीं खरीद रहे हैं। इन सबके अलावा नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है जो ये कहती है कि 2022 और 2023 के बाद से इंडिया में जितने भी 2 व्हीलर्स हैं, 3 व्हीलर्स हैं, वो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे। मतलब वो पेट्रोल या डीजल से नहीं चलेंगे, वो इलेक्ट्रिक बैटरी से चलेंगे। तो अब आप ये सोचिए कि अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हो, आज की डेट में एक ऑटोमोबाइल कंपनी हो, ऑलरेडी BS4 से BS6 की तरफ आप स्विच कर रहे हो, एक नई टेक्नोलॉजी की तरफ स्विच कर रहे हो, एक बहुत बड़ा कैपिटल इन्वॉल्व कर रहे हो, और आपके सामने एक दूसरी पॉलिसी आ रही है जो ये बोल रही है कि हमारा जो फ्यूचर है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का होगा। तो ये सारे कारण बन रहे हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में मंदी के, और लोगों के मन में संशय है, कंज्यूमर सेंटिमेंट हिट है, क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस है। और क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस केवल कस्टमर में नहीं है, जो गाड़ी बना रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके अंदर भी है कि भाई आगे क्या होगा। हम पैसा तो लगा देंगे, लेकिन आगे हमारा क्या होगा। और अगर आप कुछ रिसेंटली कुछ इंडस्ट्री लीडर्स को सुने, कुछ ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स को सुने, तो वो ये बोल रहे हैं कि इंडिया में एकदम से सेंटिमेंट बदल गया है, एकदम से कंज्यूमर बिहेवियर ही बदल गया है। मतलब लोगों ने कार चलाना बंद कर दी है, क्योंकि मेट्रो सिटीज में कंजेशन है, रोड्स में जगह नहीं है, पार्किंग बहुत एक्सपेंसिव हो गई, उसमें बहुत टाइम लगता है, तो लोगों ने ओला और उबर यूज करना शुरू कर दिया है। और ओला और उबर ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत बड़ा डिसरप्शन क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं ये सोचूं, मैं एक बिजनेस का स्टूडेंट हूं, और अगर बिजनेस के स्टूडेंट के हैसियत से अगर मैं ये सोचूं कि क्या इसका कोई सॉल्यूशन हो सकता है इंडस्ट्री के लिए या कंज्यूमर के लिए, तो मैंने दोस्तों एक रिसर्च की। मैं ये वीडियो बनाने से पहले नवी मुंबई में रहता हूं, तो मैंने आसपास की सारी डीलरशिप्स में विजिट किया, चाहे वो टाटा हो, चाहे वो मारुति सुजुकी हो, या और कोई फोर्ड हो। तो मैंने ये पाया है कि कस्टमर्स जो वहां पे आ रहे हैं वो BS4 और BS6 में बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। जो सेल्स टीम है वो पुश करना चाहती है BS4 या BS6, लेकिन वो कस्टमर को कहीं ना कहीं कन्विंस नहीं कर पा रही है। भले ही डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं, लेकिन उस डिस्काउंट्स के बाद बहुत बड़ी चीज होती है विश्वास, ट्रस्ट वो बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं। जबकि अगर आप BS4 गाड़ियां भी खरीदोगे तो उसका 10 साल का रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट दे रही है। तो अगर आप मार्केटिंग टीम का पार्ट हो, अगर आप किसी ऑटोमोबाइल सेक्टर की मार्केटिंग टीम को हेड कर रहे हो, तो मेरे लिए एक सजेशन होगा, आप ऐसे मार्केटिंग कैंपेन्स बनाओ, क्योंकि ये फेस्टिवल सीजन है, मुझे ये पता है कि बहुत भारी भरकम डिस्काउंट्स चल रहे हैं। आप ऐसे मार्केटिंग कैंपेन्स बनाओ जिसमें जो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है कस्टमर के मन में कि BS4 खरीदूं कि BS6 खरीदूं, डीजल गाड़ी खरीदूंगा तो क्या होगा, वो आप क्लियर करो। आप ये दिखाओ कि कस्टमर के लिए कैसे ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि कम कॉस्ट में वो हायर मॉडल की गाड़ी खरीद सकता है या हायर वर्जन खरीद सकता है। इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह आप दिखा सकते हैं। दूसरा, मेरा जो प्रपोजल है, जो मैं सोचता हूं कि अगर इमीडिएट रिलीफ हमें ऑटोमोबाइल सेक्टर को देना है, इतने सारे लोगों की जॉब्स इससे रिलेटेड हैं, क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर की जब बात करता हूं
तो केवल ऑटोमोबाइल सेक्टर ही नहीं, ऑटोमोबाइल पार्ट्स जो बनाती हैं, जो एमएसएमईज हैं, जो बैंक्स हैं, जो फाइनेंस करती हैं, जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जो सर्विस स्टेशंस में लोग काम कर रहे हैं, ये सारे लोग इफेक्ट होते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर से। तो गवर्नमेंट के लिए मेरा एक सजेशन है, गवर्नमेंट कुछ समय के लिए, 1 क्वार्टर के लिए या 2 क्वार्टर के लिए जीएसटी रेट्स को रिड्यूस कर सकती है, जिससे और प्राइस कट होगा, ऑटोमोबाइल सेक्टर के पास कॉस्ट की लेवरेजिंग होगी और वो गाड़ियों को पुश कर सकते हैं। इसके अलावा ऑटोमोबाइल सेक्टर के जो कंपनीज हैं, अगर उनको लगता है कि इंडिया का मार्केट कुछ टाइम के लिए डाउन हो रहा है, नीचे जा रहा है, तो वो डाइवर्सिफाई कर सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में, उन कंट्रीज में जैसे बांग्लादेश है या नेपाल है या श्रीलंका है, जो हमसे टेक्नोलॉजिकली आज की तारीख में पीछे हैं, जहां पे वो अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही थी ऑटोमोबाइल सेक्टर की कहानी।